विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद आज भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही कल भूपेंद्र पटेल दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ होगी। आपको बता दें कि आज रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। उस बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी गई। उन्हें बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। रेस में जरूर नितिन पटेल और मंडाविया जैसे बड़े नाम थे, लेकिन बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव चला और पाटीदार समुदाय से आए भूपेंद्र पटेल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी को जमीन से जुड़े नेता की तलाश थी, जो भूपेंद्र पटेल पर आकर खत्म हुई। अब आगामी चुनावों में भी भूपेंद्र पटेल की सक्रिय भूमिका नजर आने वाली है। गुजरात की राजनीति में भूपेंद्र अध्याय शुरू हो चुका है, जो बताता है कि उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद बीजेपी ने फिर से सभी को हैरान करते हुए चौंकाने वाला फैसला लिया है और एक नए चेहरे पर दांव खेल दिया है। ऐसे में ये आपका जानना जरूरी हो जाता है कि भूपेंद्र पटेल आखिर कैसे गुजरात के सीएम पद की रेस में सबसे आगे निकल गए और सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। दरअसल गुजरात के सीएम पद की रेस में यूं तो नितिन पटेल भी थे और मनसुख मांडविया भी, साथ ही साथ सीआर पाटिल की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन सत्ता भूपेंद्र पटेल को देती गई, क्योंकि गुजरात की राजनीति में भूपेंद्र पटेल एक ऐसा नाम है जो जमीन से जुड़ा जरूर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो फिजूल की सुर्खियों से दूर रहते हैं। साथ ही उनके गुजरात के सीएम बनने की उपलब्धि के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि उनके सियासी कद के ऊपर आने से गुजरात बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई ज्यादा नहीं होगी। अगर नितिन पटेल या कह लीजिए मनसुख मांडविया को ये जिम्मेदारी दी जाती तो पार्टी के अंदर गुटबाजी हो सकती थी। ऐसे में जमीन से जुड़ा नेता होना, संगठन पर मजबूत पकड़ रखना और आरएसएस पृष्ठभूमि से होना उन तमाम पहलुओं में शुमार है जो उन्हें गुजरात के सीएम पद की कुर्सी तक ले आया। वहीं यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि भूपेंद्र पटेल एक पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ साफ है कि वो कदवा पाटीदार है, जो बताता है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और कई सियासी समीकरणों को अमली जामा पहना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यानी कि 9 सितंबर को पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से बातचीत की थी, जिसका वीडियो आज जारी किया गया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कई खिलाड़ी भावुक होते हुए भी नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जितना सम्मान पीएम मोदी ने उन्हें दिया है, उतना सम्मान उन्हें कभी नहीं मिला। आपको बता दें, इस दौरान खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पैरालंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाली स्टॉल भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम ने जयपुर के अवनी लेखरा से पूछा कि मैच के दौरान मन में क्या चल रहा था। वहीं कृष्णा नागर से पूछा कि माता पिता को कहां घूमने लेकर जाओगे। अवनी ने बताया कि फाइनल के वक्त मेरे दिमाग में आपकी कही बातें ही चल रही थी, जब आपने कहा था कि सिर्फ अपना बेस्ट देना है, मेडल के बारे में नहीं सोचना है, कोई बोझ लेकर नहीं चलना है। मैंने वैसा ही किया और अपना बेस्ट दिया, फिर मेडल अपने आप जीत गई। अवनी ने आगे कहा कि गोल्ड जीतने के बाद मैंने आपसे बात की थी, तब आपने मुझे कहा कि अभी रुकना नहीं है। मैंने इसी बात को दिमाग में रखा और भारत का झंडा ऊपर करने के लिए लगातार मेहनत करती गई। इसके बाद मैंने एक और मेडल जीत लिया। मैं अपने दोनों मेडल भारत के लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। इस दौरान अवनी ने पीएम मोदी से कहा कि अगर आपका सपोर्ट खिलाड़ियों के साथ इसी तरह रहा तो खिलाड़ी आने वाले वक्त में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने सुंदर से पूछा, मेडल जीतकर कैसा लग रहा है? तो सुंदर ने कहा कि मैं अपना मेडल देश के गुरुओं को समर्पित करना चाहता हूं। उनके बिना हम सब यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाड़ियों के साथ संवाद के साथ ही जो खिलाड़ी है जो जीते उनकी हौसला अफजाई तो हुई ही, साथ ही जो मेडल नहीं जीत पाए उनकी भी हौसला अफजाई हुई। और साथ ही पीएम ने उनको भी मैसेज दिया कि आगे आप इसी तरीके से अपनी मेहनत और प्रयास लगातार जारी रखें, ताकि आगे आप इतिहास रच सकें। और साथ ही ये जो पूरा संवाद था, ये खिलाड़ियों के साथ साथ जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए भी प्रेरणास्पद रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान लगातार दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी सियासी दल और सियासतदान अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। हर कोई वोटर्स को लुभाने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने संत कबीर नगर और कुशीनगर को करोड़ों की सौगात दी। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार किसी जंग से कम नहीं है। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। 2022 को देखते हुए बीजेपी जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है।
एक तरफ संगठन की तरफ से ताबड़तोड़ तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा किया। इस दौरान संत कबीर नगर में सीएम योगी ने लगभग 245 करोड़ रुपए की लागत से 122 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा कुशीनगर में 120 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 40 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। योगी चुनाव को देखते हुए खासकर पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका भी यूपी के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी दिन ब दिन चढ़ती जा रही है। हर सियासी दल और सियासतदान वोटर्स को लुभाने की कोई कोसर नहीं छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पुराने श्रीनगर के खानियार इलाके की है। आतंकी घटना में घायल पुलिस अफसर अरशद अहमद मीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आतंकी घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद को आतंकी ने पीछे से 2 गोली मारी। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत श्रीनगर के सोरा इलाके के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना रविवार दोपहर 1:30 बजे की है। अरशद अहमद उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले थे। वे खानियार थाने में तैनात थे। पुलिस इस इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में 12 अगस्त को आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर ग्रेनेड से अटैक किया था। इस अटैक में 2 साल की मासूम की जान चली गई थी और अब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पुलिस अफसर अरशद अहमद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। बीकानेर में आज 2 पूर्व मंत्रियों की मुलाकात सियासी चर्चा का विषय रही। दरअसल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से मिलने पूर्व मंत्री रोहितासु शर्मा पहुंचे थे। रोहितासु शर्मा इस वक्त भाजपा से निष्कासन का दंश झेल रहे हैं। दरअसल वो ज़्यादा ही वसुंधरा निष्ठ बने हुए हैं और लगातार वसुंधरा राजे को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, जिस पर उनका निष्कासन हुआ था। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वसुंधरा राजे मास लीडर हैं, राजस्थान में उनका प्रभाव है। तो वहीं रोहितासु शर्मा ने हमेशा की तरह प्रदेश आलाकमान पर निशाना साधा और कहा कि मूल कार्यकर्ता को साइडलाइन किया जा रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये नई भाजपा तैयार करने की कोशिश नहीं है, यंग लीडरशिप को लाने की कोशिश आलाकमान कर रहा है, तो उनका कहना था ये तरीका नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो पुराने लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको साथ लेकर चला जाए। हालांकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर बस इतना ही कहा कि वसुंधरा राजे समय आने पर राजस्थान का दौरा भी करेंगी, लेकिन इस मुलाकात के कई सियासी अर्थ लगाए जा रहे हैं। कोटा में एक डॉक्टर साहब का कारनामा, अस्पताल को ही बना दिया मैखाना। मामला कोटा जिले के मंडाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर कमलकांत ने पहले अस्पताल में ही जी भर कर शराब पी और बाद में नशे में झूलती हालत में मरीजों का इलाज भी करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब नशे के शुरूर में ही डॉक्टर ने एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया, लेकिन इंजेक्शन आउट हो गया। इस पर भड़के परिजनों की जब डॉक्टर से बहस हुई तो डॉक्टर साहब ने नशे के हाल में ही जी भरकर गालियां भी दी और मरीजों के परिजनों को खरी खोटी भी सुना डाली। लेकिन मरीजों के परिजनों ने इस पूरे हाल का वीडियो शूट कर लिया और अस्पताल में रखी डॉक्टर द्वारा पी गई शराब की खाली बोतलों का भी वीडियो बना दिया। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद अब डॉक्टर कमलकांत को पदमुक्त कर दिया गया है और उनको सीएमएचओ ऑफिस कोटा में लगा दिया गया है। असल में इन डॉक्टर साहब के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन प्रमाण नहीं होने के चलते डॉक्टर साहब हर बार बच जाते थे। लेकिन इस बार शराब के नशे में इलाज करना आयुष चिकित्सक डॉक्टर कमलकांत को आखिरकार महंगा पड़ गया है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा सामाजिक सरोकार निभाया और साथ ही उन्होंने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन करने के साथ राजस्थान की खुशहाली की प्रार्थना भी की। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल इन दिनों जोधपुर प्रवास पर हैं। उन्होंने जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से उम्मीद अस्पताल ऑडिटोरियम में आयोजित फ्रिज सुपुर्दगी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तीसरी लहर को देखते हुए
जोधपुर के उमेद अस्पताल में बच्चों के लिए विशेष रूप से आईसीयू तैयार किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से अधीक्षक रंजना देसाई ने एक फ्रिज की जरूरत बताई, तो सत्यमेव जयते सोसाइटी की टीम ने फ्रिज आज भेंट किया, जहां पे कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एस राठौड़ ने की, जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा संगीता बेनीवाल ने यहां सत्यमेव जयते परिवार द्वारा किए जा रहे मदद का आभार भी जताया और साधुवाद भी दिया। वहीं जीनगढ़ समाज के कार्यक्रम के अलावा संगीता बेनीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता आशा मेहता के घर जाकर भी शिरकत की और उसके अलावा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सदस्य ललित सुराना के निवास पर पहुंची, जहां पर उनके भाई पंकज सुराना और जितेंद्र सुराना के परिवार की मौजूदगी में भगवान श्री गणेश की आरती की और राजस्थान की खुशहाली की कामना की। कुल मिलाकर के संगीता बेनीवाल जब भी मौका मिलता है जयपुर से जोधपुर आती हैं, तो इस तरह के नवाचार और कार्यक्रमों में शिरकत करती है। गांव की जनता, शहर की जनता उनकी समस्याओं को सुनती है और सुनने के बाद में सरकार तक भिजवाती भी है। क्योंकि यहाँ से एक जनप्रतिनिधि के रूप में, बाल संरक्षण आयोग के रूप में जो जिम्मेदारी निभा रही है, तो कई तरह के लोगों को विश्वास भी होता है और उनसे कई तरह की अपेक्षाएं भी होती है। डूंगरपुर शहर में चोर मस्त और चुस्त हैं, वहीं डूंगरपुर पुलिस पूरी तरह सुस्त दिखाई दे रही है। चोरों ने सावेला बाईपास पर पिछले 2 माह में एक ही केबिन को आज चौथी बार निशाना बनाया। नहीं मिलने के बाद से बिहार निवासी रविंद्र पत्नी, बेटे और बहू के साथ यहीं बस गए। सावला बाईपास पर एक केबिन लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन चोरों की नजर इनके केबिन पर पड़ी और इसके बाद 15 जुलाई, 25 अगस्त, 30 अगस्त और अब ठीक 11 दिन बाद 12 अगस्त की रात को भी बदमाशों ने केबिन को काटकर अंदर दाखिल लिया। केबिन से करीब 5 से 6 हजार का सामान चुरा ले गए। सुबह जब रविंद्र पहुंचे तो घटना का पता चला। अब रविंद्र पेशोपेश में है कि हर बार की तरह कोतवाली जाए भी या नहीं। रविंद्र ने बताया कि हर बार रिपोर्ट देते हैं, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई शहर पुलिस नहीं करती। परिवार की रोजी रोटी का यही एकमात्र सहारा है और अब 50 हजार का नुकसान बदमाश अब तक कर चुके हैं। इधर शहर के ही माथुकमड़ा मार्ग पर एक किराना की दुकान और गोदाम में भी बिजली का कनेक्शन काट चोर छत के रास्ते दाखिल हुए और हजारों का सामान पार कर गए। हालांकि दुकान मालिक डर के चलते रिपोर्ट देने को तैयार हुआ है, लेकिन पुलिस के डर के कारण मीडिया के सामने नहीं आ रहा। सरेरा रोड पर लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने के मामले में कोतवाली पुलिस गिरफ्तारियां जरूर करने में सफल हुई है, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस की स्थिति सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की रहती है। इस बार स्थिति पुलिस की काफी विकट है। 2 माह में एक केबिन को निशाना बनाए जाने वाले इन चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं और पुलिस पूरी तरह विफल दिखाई दे रही है।